Hello students, today I am going to teach you the third lesson of Honeydew, Glimpses of the Past. I'll try my best to make you understand this lesson very easily as it is in Hindi completely, line by line and word by word, so that you can answer the questions that follows and you can score good marks in examination yourself, okay? So let's begin Honeydew का third lesson, Glimpse of the Past. Glimpses of the past. Glimpses के माना होता है झलक, a partial view, झलक. समझ में आ गई बात? of the past मतलब बीते हुए ज़माने का यानी कि हिस्ट्री का एक झलक देखते हैं. अच्छा, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम देखेंगे इधर. Here are some pictorial glimpses. पिक्टोरियल के माना होता है एक्सप्रेस्ड इन पिक्चर्स, यानी कि तस्वीरों की मदद से बयान किया गया है. ग्लिम्स बने झलक दिखाई गई है ऑफ द हिस्ट्री, तारीख़ की, ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की तारीख़ की झलक दिखाई गई है. किसकी मदद से? पिक्टोरियल की मदद से, यानी पिक्चर्स की मदद से. फ्रॉम 1775 टू 1857, 1757 से लेकर 1857 तक की हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं पिक्चर की मदद से. दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स. स्पीच बबल्स मतलब आप देख लें, ये रहा स्पीच बबल्स, इसको बोलते हैं स्पीच बबल्स. समझ में आ रही बात? तो ये जो पिक्चर्स जो हैं, तस्वीरें और जो स्पीच बबल्स हैं, विल हेल्प क्लैरिफाई और अंडरस्टैंडिंग, मदद करेंगे आपको समझने में. क्लैरिफाई के माना बोल सकते हैं उसको मोर क्लियर, वाज़ेह तौर पर, ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको समझने में मदद करेंगे. और द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, उस हालत के बारे में जिसने रहबरी की, जिसने जो वजह बना, जो जाना जाता है पहली जंग हिंदुस्तान की आज़ादी का 1857 में. यानी कौन सी चीज़, क्या वजह थी, क्या कंडीशन थे जिसकी वजह से 1857 में पहली जंग आज़ादी लड़ी गई, क्या वजह थे, उसके बारे में ये पिक्टोरियल पिक्चर्स और स्पीच बबल्स आपको हेल्प करेंगे समझने में. अब ये मार्टिर्स, द मार्टिर्स मतलब होता है, मार्टिर्स में होता है शहीद. एट अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था, उसमें ये जो है एक महिला है, आपसे सवाल किया जाएगा बाद में कि ये कौन सी लेडी हैं और इनमें से किसको किसको पहचानते हैं. साथ ही साथ नीचे में कुछ तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में किसको किसको आप जानते हैं, आप उसके बारे में बताएं. तो चलिए वो क्वेश्चन बाद में आएंगे, फ़िलहाल आपको जो है हम लेसन की तरफ चलते लेकर के. यहाँ पे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे 1757 का, 1757 से लेकर 1849 तक का ज़माना है. द कंपनीज कन्क्वेस्ट. कन्क्वेस्ट के माने होता है फतह. अच्छा, फतह कैसा? सब्जुकेशन ऑफ सेंट्रल ऑफ अ प्लेस, सॉरी कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और पीपल बाय यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी मिलिट्री फोर्स की मदद से किसी चीज़ को हथियाना, जब्त करना, किसी पर कब्जा करना, दैट्स कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट. ओके, सो कंपनीज यहाँ पर है ब्रिटिश कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी. अच्छा, अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल समझते हैं. विद इट्स सुपेरियर वेपन्स, यानी कि अपनी सुपेरियर वेपन मतलब आला किस्म के हथियारों से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी. एक्सटेंडिंग माने फैलाना. इट्स पावर, अपनी ताकत को 18th सेंचुरी इन इंडिया, 18वीं सदी में हिंदुस्तान में अपनी पावर को बढ़ा रही थी. अब यहाँ देख लें हम कि क्या उसके पावर थे. ये इसका कब्ज़ा था पूरे बंगाल के अंदर, और ये एक छोटा सा इलाका, आई थिंक उड़ीसा के बगल में कोई एक इलाका है, उसको भी, वहाँ पर 2 जगह उसका कब्ज़ा था. बाकी हिंदुस्तान में इनका कोई कब्ज़ा नहीं था. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे उनकी ताकत बढ़ी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. अच्छा, शॉर्ट साइटेड के माना बोल सकते हैं फेल्स टू कंसीडर द फ्यूचर ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, यानी कि तंग नजरी इसको बोल सकते हैं, या हम इसको ये समझिए कि
इस पर गौर नहीं करना, वो लोग नाकाम हुए समझने में कि इसका नतीजा क्या होगा आगे चल कर के। इसके बारे में बहुत मतलब शॉर्ट साइटेड से काम लिया, तंग नजरी से उन्होंने काम लिया, बल्कि उनको दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए था। फ्यूचर में क्या होगा, हम इसकी अगर अंग्रेजी की मदद लेंगे तो आगे चल के क्या क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में नहीं सोचा। तो जो प्रिंसेस थे उन्होंने जो है क्या किया, शॉर्ट साइटेड हुए, उन्होंने उनकी अपने तंग नजरी का शिकार हुए। क्या हुआ, दैट अब स्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ये अप स्टार्ट के माने कल का नवाब या कल का राजा, वो कल का राजा ऐसा बोलते हैं। ये देखिए प्रिंस है, ये कह रहे वो कल का राजा, हाँ वो मुझे ललकार रहा है। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, मर्चेंट में ताजिर, ठीक है, सौदागर, ट्रेडर्स। सो ये इंग्लिश ट्रेडर्स यानी कि अंग्रेज़ों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी मदद करेंगे उसको हराने में, तो बुलाओ उसको। समझ में आ रही बात। इस तरह जो है द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। इस तरह जो है लगातार कॉन्स्टेंट में लगातार जंग की वजह से लोगों को सुकून नहीं मिल रहा था, पीस नहीं था। क्यों था भाई, इस तरह की जंग से, लगातार जंग से। समझ में आ रही बात। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आगे आते हैं। अब द रिवालरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। रिवालरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। अब आप देखेंगे रिवालरीज के माना क्या होते हैं। रिवालरीज का मतलब होता है टकराव, दुश्मनी, ठीक है। रिवालरीज इस तरह के टकराव से क्या हो रहा था, किसका फ़ायदा होता है, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। फ़ायदा किसका हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी आपस की जंग से, आपस की लड़ाई से, हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे थे तो उससे फ़ायदा किसका होता है, ये मदद कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की। एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। इस तरह जो है एक एक करके हिंदुस्तानी नवाबों को और हिंदुस्तानी शहज़ादों को एक एक करके उसने सबड्यू किया। सबड्यू के माने महकूम बना लिया, बीइंग अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में कर लिया। समझ में आ रही बात। ने उसको जो है मार भी दिया, बोल सकते हैं उसकी हुकूमत जब्त कर ली। इस तरह उनकी मदद करके, एक को मदद करता दूसरे का हथियार लेता था। सो अ फार सीइंग रूलर, एक दूर अंदेश राजा रूलर हाकिम था, लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान, टीपू ऑफ मैसूर, फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। ब्रिटिश से उन्होंने लड़ाई की जब तक के मर नहीं गए, लड़ते लड़ते उस वक्त तक इन्होंने उसके सामने अपने घुटने नहीं टेके, उसकी मदद ना ली, बल्कि उसके मुकाबले में खड़े हुए और उसको जानते थे कि क्या होगा अगर इन्होंने इसकी मदद की तो ये हमारे मुल्क को कब्ज़ा करेगा और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आई बात, हमारे मुल्क के लोगों को गुलाम बनाएगा। ये जानते थे, दूरअंदेश थे, फ्यूचर में क्या होगा वो समझने वाले थे। लेकिन वो जिससे पहले जो राजा और भी थे वो लोग तंग नज़री के शिकार थे, उनके नैरो माइंडेड थे, उनके दिमाग में वो बातें नहीं आई थी जो टीपू सुल्तान के दिमाग में आई। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। थैंक गॉड। अब देखिए इसमें दो किस्म के लोग हो गए, पिक्चर को थोड़ा समझ लें, आप देख लें। ये दो बॉर्डर है, एक तो अमीरों का एक तबका है, ये अमीरों का तबका है, ये गरीबों का तबका है, दोनों में फ़र्क है। तो अमीर क्या सोचते थे, थैंक गॉड, वो कह रहे देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब मुल्क में शांति है, खुदा का शुक्र है कि अब मुल्क में शांति है। समझ में आई बात। नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाई ठग्स, ना ही अब कोई जंग है, ना ही ठगों के जरिए लूटपाट है, ठीक है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, एक नवाब ने कहा या एक ताजिर, एक पैसे वाले ने कहा कि ये खुदा ही हैं जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा है हमारी मदद के लिए, ठीक है। एक कह रहा है कि आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारी किस्मत इन्हीं से जुड़ी हुई है। आई बात समझ में। अब यही था इंडियन रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट। इस फतह पर हिंदुस्तानियों का क्या रद्द अमल था। एक तो अमीरों का तबका ये सोचा था कि ये खुदा की तरफ से भेजे हुए लोग हैं हमारे लिए, ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ हुई। लेकिन वहीं पर गरीब किस्म के लोग क्या मानते, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग, ये जो गोरे हैं इन्होंने हमारे किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर, हमारे राजा को इसने कत्ल कर दिया है, हमारे राजा को गद्दी से उतार दिया है। ये कौन कह रहे, गोरे। तो सम किंग्स वर नॉट गुड, हमारे कुछ राजा उनमें से अच्छे नहीं थे, मानते हैं, बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार दे वेयर ऑफ दिस लैंड, वो इसी धरती, इसी ज़मीन के थे, इसी मुल्क के थे। सो नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, अब हम लोग जो है
उन फॉरेनर्स के हम लोग क्या हो गए, गुलाम बन चुके हैं। इनका मानना तो गुलाम बन गए और इनका मानना था कि हम लोगों की किस्मत चमक उठी है, हम उन्हीं के साथ हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं। उसके बाद 1765 से 1836 का ज़माना है। उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश की हुकूमत कहाँ तक फैली, उस रूल के दरमियान क्या हुआ, रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिजेस। अब ये मजहबी ठेकेदार जो थे, लीडर्स जो थे, यानी कि पंडित जी और भी जो लोग थे, पेशवा थे, वो लोग प्रीच करते थे, तबलीग करते थे अनटचेबिलिटी की, कि देखिए ये जो है छोटे लोग हैं, इनको मस्जिद मंदिर में आने मत देना, ये हमारे कुएं से पानी ना निकल पाए, आप लोग बड़ी जात के हैं, आप उनके साथ ना बैठा करें, उनको अपने घर में आने ना दें। इस तरह की बातें वो किया करते थे। और बचपन की शादी को वो तरजीह देते कि बचपन की शादी जरूर कर दिया करो, बचपन में ही उनके लड़की 10 साल की है, 5 साल की है, उसका जो है हाथ पीले कर दो। इस तरह की बातें वो किया करते थे। एनीवन हु क्रॉस, और भी उनका कहना था कि जो लोग क्रॉस करेंगे, क्या क्रॉस करेंगे, सी समुद्र को पार करके जाएंगे, लॉसेस इज रिलीजन, अपना मज़हब अधर्मी हो जाएंगे, धर्म से निकल जाएंगे। समझ में आए भाई? तो देखो ये पंडित जी सिखा रहे सबको। अब यहाँ पर एक और पंडित जी हो कह रहे, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। तमाम तरह की माइजरी यानी कि दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियाँ, ये सब औरतों की वजह से है, ये इनका मानना था। तो ऐसे ऐसे लीडर्स थे जो लोगों को गुमराह करते थे। अब यहाँ देखते हैं, अब अंग्रेज़ क्या मानना था, अब अंग्रेज़ों की मान्यता क्या थी, द ट्रूथ वाज द इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। हकीकत में हिंदुस्तानी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो बैठे थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और ब्रिटिश उनको जो है हकीर समझते थे। स्कॉन्ड देम मतलब फीलिंग दैट ऑपरेशन द पर्सन इज़ बीनीथ कंसिडरेशन, कि वह घटिया समझते थे वो लोग ब्रिटिश हिंदुस्तानियों को। तो कह रहा है, एक क्या कह रहा वो अंग्रेज, द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदार भी नहीं है। तो ये जो देखिए हिंदुस्तानी क्या कह रहा, ट्रू योर ऑनर, हाँ सही कह रहे हैं आप जनाब, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। ये अपनी ईमानदारी को साबित करने के चक्कर में पड़ा है ना, अंग्रेज़ों का पिट्ठू बना हुआ है। बीइंग मर्चेंट्स, चूँकि ये ताजिर थे लोग, अंग्रेज़ लोग, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, ब्रिटिश क्या किए, बहुत जल्दी फ़ायदा हासिल करना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अबैंडन के माने होता है, अबैंडन मतलब होता है तर्क करना, अबैंडन मतलब तर्क करना, छोड़ना, ठीक है। गिव अप कम्प्लीटली, पूरी तरह से जो है छोड़ देना। तो इनका जो है हैवी टैक्सेस, चूँकि टैक्स बहुत ज़्यादा मांगते थे लोग, लगान ज़्यादा लेते थे, तो किसान मजबूर होकर के अपने खेत उनसे छूट जाता था या छोड़ देते थे, और उनके खेत वो लोग जब्त कर लेते थे। समझ में आ रही बात? बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, देखिए किसान कह रहा है कि लेकिन आपके आदमी तो मेरे सारी फसल लेके जा रहे हैं। तो ऑफिसर कह रहा है, यू आर स्टिल इन एरियस, अभी भी तुम्हारा जो है बकाया है, अभी भी तुम कर्जदार हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले हफ्ते तक नहीं दिए तो आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। ये अंग्रेज़ों की जुल्म ज़्यादती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्टिल द ब्रिटिश इनएविटेबल इन्वेंटेड अदर मेथड्स, अब जो है ब्रिटिश ने क्या किया, दूसरे तरीके भी इसने खोज निकाले, विच गेव दे मोर प्रॉफिट, जिससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। समझ में आ रही बात? तो जिससे उनको फ़ायदा होने लगा, वो तरीका क्या था, देखिए इनका तरीका ये था कि अब कहने लगे वायसराय साहब, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो सामान बनेगा इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उन पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। व्हेन ब्राउट इनटू इंडिया, जब उसको हिंदुस्तान लाया जाए तो उस पर कोई ड्यूटी ना लगे, ताकि जितना में बने उतना में बिके, यहाँ पर लाने कोई चार्ज वार्ज ना लगे। समझ में आ रही बात? तो एक ने अंग्रेज़ ने कहा कि नहीं सर, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। अब इसका क्या नुकसान हुआ, अब इसका नुकसान ये हुआ, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कानून जो थी वो क्या करने लगी, क्रिपल मतलब अपाहिज करना, मफलूज करना। तो हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको अपाहिज करना शुरू कर दिया इसकी लॉ ने, इस कानून ने। भाई वो जब बना कर लाएंगे, सस्ते में लाएंगे तो सस्ते में बेचेंगे, और यहाँ का वही सामान महंगा में, तो कौन खरीदेगा इसको। अच्छा, इनएविटेबली फाइमेंस फॉलोड। अब क्या हुआ उसके बाद, 1822 से लेकर 1836 तक देख लें, 1822 से लेकर के
इनएविटेबली मतलब होता है जिसको हटाया ना जा सके। फैमिन्स मैंने कहत, तो बहुत बड़ी कहत जो है आई 1822 से लेकर 1836, यानी 14 साल तक जो है बहुत बड़ा कहत रहा पूरे मुल्क में। और 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन, 15 लाख लोग जो है हिंदुस्तान के भूख से मर गए बेचारे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड एक्सपर्ट आर्टिसंस, ब्रिटिश का जो पॉलिसी था, जो कानून था और उनका जो मेथड था, उसने क्या किया, रूइन मैंने बर्बाद कर दिया, एक्सपर्ट मैंने माहिर, आर्टिशंस मैंने फ़नकार, कारीगरों के माहिर कारीगरों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और उनके बिज़नेस को भी बर्बाद कर दिया। यही बात समझ में, देखिए कैसे भूख से सब बेचारे खाने को नहीं है, बच्चा सोया हुआ है, सब मजबूर हैं। यही हाल हिंदुस्तान का है, आज भी है। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि राम मोहन राय जो है 1772 से 1833 तक के दरमियान राजा राम मोहन राय का ज़माना भी आया। उस वक्त राजा राम मोहन राय भी थे। ये राम मोहन राय कौन थे? अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल के बहुत तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग में से, ज्ञानी लोगों में थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ गए कि मुल्क में क्या परेशानी हो रही है, यानी कि क्या गलती हो रही है, वो समझ गए थे। और फिर उन्होंने कहा लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, हम लोग आपस में एक दूसरे को हकीर ना समझें, एक दूसरे को घटिया ना समझें कि ये छोटा है वो बड़ा है, ऐसा ना समझें। आवर एंसेंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो है पुरानी तहजीब, हमारी सभ्यता जो है वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम इस लायक हैं कि हम इससे आगे अचीव कर सकते हैं, हम इससे आगे तरक्की कर सकते थे। कैपेबल मैंने लायक होना, ग्रेटर मैंने इससे ज़्यादा अचीवमेंट मैंने कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले हमें क्या रिफॉर्म करना पड़ेगा, अपने समाज को रिफॉर्म करना, समाज सुधारना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें समाज को सुधारना पड़ेगा। कहाँ से? सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशन जो अंधविश्वासी है, अंधविश्वास मतलब जैसे कि अंधविश्वास बोलते हैं अंधी तकलीद, और यूँ बोलते हैं जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होगा और कुत्ता भौंक रहा तो बुरा होगा, इस तरह की बातें और भी बहुत सारी चीज़ें थी सुपरस्टिशन के नाम पर। तो ये हमें बर्बाद कर रही हैं, रूइनिंग अस। ठीक है, ही टोल्ड हिज वाइफ, इन्होंने अपनी वाइफ से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, काउज अलग अलग रंगों के होते हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, लेकिन जो दूध का रंग होता है वो क्या होता है, इज़ द सेम, बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग उस्ताद, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग ख्याल होता है। बट द इसेंस मैंने जौहर, क्वालिटी, ओके, एम ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम, लेकिन जो एम और मकसद जो है, जौहर जो है वो हर मज़हब का सेम होता है। गाय अलग अलग हो सकती है लेकिन दूध एक ही जैसा वाइट होता है, उसी तरह लोग अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन सबका मकसद एक होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए साइंस और मॉडर्न नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था कि नॉलेज जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। समझ में आ रही बात, साइंस से रिलेटेड होना, ऐसा नहीं क्या नॉलेज तो है लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है, वो इधर उधर की बातें करता है, फेंक फाक कर रहा है, बिल्कुल साइंस से प्रूफ नहीं है, तो ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए उनको, उनका मानना था। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उन्होंने जो है न्यूज़पेपर शुरू किया 1823 में, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, जो सस्पिशियस थे, सस्पिशन में डाउटफुल, दो शक करने वाले, ब्रिटिशर ने क्या किया, उनको बंद कर दिया न्यूज़पेपर को, कि भाई न्यूज़पेपर ना चलाए। फिर क्या हुआ, ही क्रॉस द सीज, इन्होंने समुद्र पार करके इंग्लैंड गए, वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है, टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, वो देखने के लिए गए कि क्या चीज़ है जिसने ब्रिटिश को पावरफुल बनाया है। देयर ही टोल्ड देम, जाकर वहाँ पे उन्होंने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर, हमने आपको हाकिम के तौर पर, बादशाह के तौर पर कबूल किया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, आप हमें भी कबूल करें अपनी रियाया के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर आउज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको याद रखना चाहिए एक ज़िम्मेदारी जो अदा करना चाहिए एक रूलर को अपने सब्जेक्ट के लिए, यानी कि अपने महकूमों के लिए, अपनी रियाया के लिए,
उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करें आप लोग। आप राजा हैं, हाकिम हैं, तो आपकी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है अपने रियाया के ताल्लुक से, उस ज़िम्मेदारी को आप पूरा करें। औस के माने होता है हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कि आपकी ज़िम्मेदारी उसको आपको अदा करना चाहिए। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेशन। अब ये दबाव जबर, ऑपरेशन के माने होगा दबाव या जबर, जुल्म, ज़्यादती, समझते ना, प्रेशर। 1765 से 1835 के दरमियान में अंग्रेज़ों ने जो है दबाव, जुल्म, ज़्यादती शुरू कर दी। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू अप्रेस इंडियंस, लेकिन हिंदुस्तानी बात कहाँ मानने वाले थे, ब्रिटिश बात कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जबर शुरू कर दिया, जुल्म, ज़्यादती शुरू कर दी हिंदुस्तानियों के साथ। इन 1818 में क्या किया उन्होंने, दे हैड पास रेगुलेशन, उन्होंने कानून पास किया, रेगुलेशन मैंने कानून, रेगुलेशन 3 पास किया। इसके मुताबिक अंडर इट, मतलब इसके मुताबिक एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि हिंदुस्तानी को जेल में डाला जा सकता है बगैर कोर्ट की सुनवाई पर, बगैर सुनवाई के, बगैर मुकदमे की सुनवाई के हम किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकते हैं, जैसा अभी योगी सरकार करने को तैयार है, किसी को भी जो है वो जेल में डालेगी। यही हाल है, अंग्रेज़ों की तरह से पॉलिसी इख्तियार कर रही है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। अब एक चीज़ और देख लें कि उस वक्त जो है ब्रिटिश भी थे काम में और हिंदुस्तानी भी ऑफिसर में, हिंदुस्तानी भी फोर्स में थे, ब्रिटिश फोर्स में। तो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे ना वो बहुत ज़्यादा जो है बड़ी सैलरी हासिल करते थे और ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, भी उनका था पर्सनल बिजनेस, इसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। आई बात समझ में? बाई 1829, लेकिन 1829 में ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स। 1829 में ब्रिटेन ने जो है ब्रिटिश से, यानी कि इंग्लैंड से सामान मंगवाया, वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया, 7 करोड़ रुपए का सामान हिंदुस्तान में मंगाया। कितना होगा उस वक्त ज़माने में, 1 पैसा 2 पैसा चलता था, कितना सामान मंगाया होगा, 7 करोड़ रुपए का सामान। अब 7 करोड़ का सामान जब मंगाया, उस पर कोई टैक्स नहीं है, चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, वो सस्ते में बिकेगा। सो द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। अब कंपनी की लूट से ब्रिटिश तरक्की करते जा रहे थे, वाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि हिंदुस्तान की जो कारखाने थे ये बिल्कुल दम तोड़ रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जब ये वापस गए गवर्नर जनरल बेंटिक ने कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, यानी कि वो कॉटन वीवर्स यानी कि सूती के बुनकर जो हैं उनकी हड्डियाँ आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की ज़मीन को सफ़ेद कर रही हैं, यानी कि उनकी हड्डियाँ जो हैं हिंदुस्तान की ज़मीन को अगर सफ़ेद कर रही है, यानी कि खाने को कुछ नहीं, देख ले हाल, ये मर रहे हैं बेचारे। कहने का मतलब था कि हिंदुस्तान में भुखमरी ज़्यादा है और बुनकरों की तादाद, बुनकर के पास अब कोई काम नहीं बचा, सब लोग जो है भूखमरी का शिकार है और उनकी हड्डियाँ जो है ज़मीन को सफ़ेद कर रही हैं। ब्लीच मैंने सफ़ेद करना। क्लियर हुई बात? आई होप समझ में आ रहा। आगे आते हैं डिससेटिस्फैक्शन, बेचैनी और क्या बोलते हैं, बेचैनी बोल सकते हैं, समझ में आ रही बात। 1835 से 1856 के दरमियान हिंदुस्तानियों का बेचैनी शुरू हुई। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन, हिंदुस्तान में जो तालीम थी वो फारसी में थी, एंड संस्कृत में थी। इन 1835 में 1835 में क्या हुआ, एक इंग्लिश मैन नेम्ड मकौले सजेस्टेड अ चेंज, उसने मशवरा दिया कि इसको चेंज करना चाहिए, इस पढ़ाई में कुछ बदलाव लानी चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें जो है नेटिव यानी कि यहाँ के मकामी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में तालीम देनी चाहिए। तो वहाँ के जो वाइस रहते हैं वो कह रहे कि आई एग्री, हाँ बिल्कुल मैं भी आपसे सहमत हूँ। अच्छा, उसका फिर नतीजा क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश के पेटी जॉब अंडर देम। अब इंग्लिश तालीम होने शुरू हो गई, वहाँ पढ़ाते रहे लोग, उससे जो है पढ़ के क्या बने, प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, से जो है कुछ क्लर्क भी पैदा हुए जिसको वो छोटा मोटा काम जो है ब्रिटिश अपने काम जॉब में देती थी, काम पे लगा देती थी। समझ में आ रही बात? इंसिडेंटली, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन इस तालीम ने, अंग्रेज़ी तालीम ने नए जनरेशन को नई सोच अता फरमाई। समझ में आ रही बात? वो नई सोच के साथ इंटेलेक्चुअल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखे।
इंटेलेक्चुअल मतलब है नॉलेज को, ठीक है, आई बात समझ में। तो वो इंटेलेक्चुअल जनरेशन हुआ, वो जनरेशन तालीम याफ्ता हुई, अपना दिमाग का इस्तेमाल करने लगी, तो वो कहने लगे वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो उनमें से लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने कहा हम अपने भाइयों को भी ज़रूर पढ़ाएंगे एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशन, और उससे उनकी मैटेरियल कंडीशन भी सही हो जाएगी, सैलरी उनकी अच्छी हो जाएगी। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें जो है ग्रीवेंस यानी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमारे लोगों को अंग्रेजी में तालीम देनी चाहिए, आला तालीम होनी चाहिए, ठीक है, ये उनका मानना था। देखिए अब 1856 में ब्रिटिश की जो फतह थी कहाँ है, पूरे हिंदुस्तान में आ गई थी। अब इससे पहले हम देखे थे सिर्फ बंगाल में थी और एक बगल में उड़ीसा के बगल में थी, जो अभी पूरा हिंदुस्तान मोस्टली 75% से ज़्यादा, ये पूरा रेड जो दिख रहा है आपको ना, पूरा रेड जो रेड कलर दिख रहा है, ये सब जो है इस पर अंग्रेज़ काबिज थे, कब्ज़ा किए हुए थे, और पीले पर नहीं, इस पर भी राजा नवाब लोग लगे हुए थे। अच्छा, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, और अंग्रेज़ जो है बहुत कम ध्यान देते थे हिंदुस्तानी की ज़रूरत पर। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा बिल्कुल पपेट बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमने अपनी पुरानी नौकरी भी हमसे छीन ली गई है। एंड लैंड्स, हमारी ज़मीन भी छीन ली गई है। ये लोग, गांव के लोग बैठ कर के पंचायत में बात कर रहे हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे लोगों को बदल भी रहे हैं, मज़हब उनका बदल रहे हैं, यानी कि हिंदू है तो उनको ईसाई बना रहे हैं। तो एक ने कहा कि यू ओनली टॉक, आप तो सिर्फ बात ही करते हैं, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ करो ऐसा जिससे उनको भगाया जाए अंग्रेज़ों को। कब तक ये लोग अब हम झेलेंगे, समझ में आ रही बात। ये पंचायत में सब बैठ के हुक्का पी रहे हैं और सब लोग ये बातें हो रही कि कुछ करोगे कि सिर्फ बात ही करोगे। तो अब ये जो है नतीजा, समझ में आ रही बात। ये सब चीज़ें हैं जो चिंगारी का एक रूप ले रही हैं, जो आगे आकर के बहुत बड़ा शक्ल लेंगी। अब स्पार्क की चिंगारी फैलती है, अभी चिंगारी देख लें, स्पार्क समाने चिंगारी। 1855-1857 में क्या हुआ, चिंगारी उभरी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन, टैक्स जो है लगातार बर्बाद कर रहे थे द पीजेंट्स, यानी किसानों को टैक्स, हावी टैक्स लेते थे, तो किसान बहुत परेशान थे। इन बंगाल, बंगाल में क्या हुआ, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, संथाल एक कबीला है जिन्होंने अपनी ज़मीन उनकी छीन ली गई थी। अंडर द न्यू लैंड रूल्स, नया रूल बनाया था, जो नए कानून बनाया था उसने, उस कानून के मुताबिक जो है इनका जो है ज़मीन से जब्त कर ली गई। तो ये लोग बिकम डिस्परेट के माने होगा बिल्कुल ख़तरनाक हो गए, बेताब हुए, बेचैन हुए, ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल बेचैन हो गए ये लोग। एंड बिकम डिस्परेट इन, और ख़तरनाक हो गए, समझिए। इन 1855 में दे रोज़ इन रिबेलियन, वो जो बगावत के लिए खड़े हो गए, बागी बन गए। एंड मास से कत्ल शुरू कर दिया यूरोपियंस का, बाहर के मुल्क के लोग। एंड देयर सपोर्टर्स लाइक, और उनके जो मानने वाले, उनके भक्त, उनको भी कत्ल किया, ने सबको मारा, उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया और छोड़ा अब रिहाइश नहीं। क्योंकि जब किसान जब परेशान हो जाते हैं, जो भी दौर चल रहा है हिंदुस्तान का, जो किसान है वो भी परेशान है। देखिए अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उसका भी कोई हल निकलेगा। तो ये जो है ना कत्ल वगैरह शुरू हुई, बगावत शुरू हो गई। और भी क्या वजह थी कत्ल की, एक तो चिंगारी जो है 1857 में जो बहुत बड़ा रूप लिया जंग का, वो कैसे लिया, सारे हिंदुस्तानी एक साथ कैसे उठ गए, उसकी वजह थी। एक तो बंगाल में जो उन्होंने ज़मीन ले ली, दूसरा और वजह देखते हैं डिसकंटेंट विद ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब ब्रूइंग के माने होता है बिगिन टू डेवलप, है ना। डिसकंटेंट यानी बेचैनी जो है, वॉज ब्रूइंग है, बेचैनी जो है क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, डेवलप हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनीज़ की आर्मी में भी, जो हिंदुस्तान के अंग्रेज़ की हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हिंदुस्तानी थे काम कर रहे थे, उनके अंदर ही बेचैनी शुरू हुई। वो क्या क्या था, देखिए, द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, ये जो गोरे सिपाही हैं उनको अच्छी सैलरी मिलती है, मैंसन उनको हवेली दी जाती है, टू लिव इन सर्वेंट्स, उनको रहने के लिए हवेली मिलती है, उनको पैसे भी मिलते हैं, ऊँची सैलरी मिलती है, और सर्वेंट्स नौकर चाकर मिलते हैं। वाइल वी गेट पेटियंस, जबकि हमें बहुत थोड़ा सा दिया जाता है। एंड स्लो प्रमोशन, और हमारा जो प्रमोशन है वो भी बहुत धीरे धीरे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता, जबकि हम दोनों वही काम करते हैं। ये दोनों के अंदर बेचैनी। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी,
और अंग्रेज़ हमसे कहते हैं कि तुम जाओ समुद्र पार जाओ, विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर ओल्ड एज कस्टम, ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमारे पुराने कस्टम को, पुराने रीति रिवाज को मिटाना चाहते हैं, कौन होते टोपी वाला। ठीक है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हम सबको जो है अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहिए, भगा देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट, सिपाही मंगल पांडे क्या किया, उन्होंने जो है एडजुटेंट मतलब मिलिट्री ऑफिसर को उन्होंने अटैक कर दिया, मिलिट्री ऑफिसर पर अटैक किया। ऑफ हिज रेजिमेंट, अपने ही रेजिमेंट के, अपने ही जो है दस्ता के, अब जो जिस दस्ते में, जिस आर्मी के ग्रुप में ये थे, उसी के जो ऑफिसर थे उसी पर जो उसने हमला कर दिया और फिर उसके बाद वॉज एग्जीक्यूटेड, फिर इनको फांसी की सज़ा हो गई। आई बात समझ में। तो ये भी बगावत सिपाहियों के अंदर थी। और क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ द अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, ऐसे तो फिर हज़ारों सिपाही और जो है भड़क उठे और उन्होंने बगावत शुरू कर दी। दे वेर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, तो उनका क्या हुआ, उनके यूनिफॉर्म उनसे छीन लिए गए, जो भड़क गए, जो बगावत पे उनको, उनके सिपाही के यूनिफॉर्म उनसे छीन लिया गया। एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनका मजाक उड़ाया गया, ह्यूमिलेटेड उन सिपाहियों का, और उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया। ये तो सिपाहियों के साथ हुआ जो ब्रिटिश में काम करते थे। और क्या हुआ, और क्या वजह बनी, देखिए। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड, कुछ ही अंग्रेज़ थे जो हिंदुस्तान के कस्टम को समझने की कोशिश करते थे और लोगों के जहन को समझते थे। ठीक है, थोड़े लोग थे, सब नहीं थे, यानी अंग्रेज़ में भी बहुत सब अच्छे, सब ख़राब नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे जो समझते थे हिंदुस्तानियों की फीलिंग्स को। तो कहने लगा, एक अंग्रेज़ ने कहा, ओ प्राउड ब्राह्मीण, ए ब्राह्मीण सोल्जर, ए ब्राह्मीण सोल्जर, सिपाही, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, ये तुम्हें पता भी है, तुम जानते भी हो कि जो चर्बी, जो डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो चर्बी इस्तेमाल की जाती है गोली पर, बुलेट पर, जिसको आप जो दांत से काट करके फेंकते हो, वो किसका बना होता है, वो चर्बी इस्तेमाल होती है गाय से और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती है उसमें। तो ब्राह्मण से कहा कि तुम जानते भी हो, तो तुम जो बुलेट छील कर उसके अंदर कारतूस भरते हो, वो छीलते हो जो दांत से, उसको पहले वो छीलते थे कारतूस को, तो उस छीलते जो हो ना उसको, तो ये किसका बना होता है, किस चर्बी का इस्तेमाल किया था, वो गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती है। तो ब्राह्मण बेचारा हैरान हुआ, क्या, और फिर टोपी वाले बेचारे मौलवी साहब भी परेशान कि क्या बात करें, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, अंग्रेज़ों ने हमें भी धोखा दिया है, वह सूअर इनके लिए हराम है और गाय को ब्राह्मण माता मानते हैं, तो इसलिए जो है उनके लिए भी अपवित्र चीज़ें, दोनों के ख़िलाफ़ हुई बात। तो इससे ये लोग भी भड़क उठे, जो ब्राह्मण थे, जो मुस्लिम थे, वो भी दोनों भड़के। सून चपाती वेयर सेट अप, बहुत जल्द जो है चपाती बांटी गई, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव जो है चपाती बांटी गई, चपाती मैंने रोटी बांटी गई, टू टेल द पीपल, ये बताने के लिए कि देयर एम्पायर वुड वांट देयर सर्विस, कि उनके राजा उनकी खिदमत चाहते हैं, कि भाई आप तैयार हैं ना लड़ाई के लिए, अपना राजा तैयार है लड़ने के लिए, आप लोग सब मिलकर साथ दो मेरा। ये चपाती उनके पास भेजी जाती थी। देखिए चपाती आई ना, तो इस गांव के मुखिया ने कहा, यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, गांव के तमाम लोग हमारे तब तैयार, घड़ा नहीं करें, सपोर्ट करेंगे पूरा। और ये जो है सिमिलरली लोटस फ्लावर्स, इसी तरह जो है कमल के फूल जो है सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर, हिंदुस्तानी सिपाहियों के दरमियान क्या मैसेज सर्कुलेट किया, लोटस फूल जो है, कमल का फूल, वो तकसीम हुआ है, एक दूसरे को देते रहे। ये पैगाम था कि अब हम डेथ टू द फॉरेनर्स, अब जो है अंग्रेज़ों की सामत आई है, अब इनको तो बिल्कुल मार के भगाई के जाना है, ये इनकी बात थी। वो सब मैसेज था, पहले जो सब मैसेज हम पहुंचाते थे, तो चपाती का मतलब समझ में आया, चपाती मतलब था कि अब जो है तैयार रहिए, राजा तैयार है। उसी तरह जो है सिपाही लोग जो है वो भी मैसेज भेजे अपने कमल के जरिया, कमल मतलब जंग, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, मासेस के माने यहाँ का पब्लिक, ठीक है, तो मेजॉरिटी जो आवाम थी उन्होंने क्या किया, तमाम मदद की, और गिव ऑल हेल्प, सब हर तरह की मदद की, उनको रहने के लिए, जो देशभक्त थे सबके रहने का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, जो आवाम थी वो सब ऐसा करने पर तैयार हुई। अब बगावत शुरू हुई 1857 में, रिवोल्ट शुरू हुआ है, ठीक है। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक
एट मेरठ। तो उस वक्त क्या हुआ, आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक माने जो है फसाद शुरू हो गया। कहाँ पर? मेरठ में। बहुत ज़ोरदार फसाद, पुरतसद्दुद, यानी कि वायलेंट माने बहुत ज़ोरदार जो है, आउटब्रेक मतलब फसाद, वायलेंट माने ज़ोरदार जो है फसाद शुरू हुआ। कहाँ पर? मेरठ में हुआ। तो पहला मेरठ है जो आगाज़ करने वाला है, जिसने वहाँ पर पहले जंग लड़ाई स्टार्ट हुई है। अब उसके बाद द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाही जो है दिल्ली पहुँचे हैं। लॉन्ग लिव आवर एम्पायर बहादुर शाह, उस वक्त के जो बादशाह थे एम्पायर बहादुर शाह जफ़र थे। तो ये लोग सब पहुँचे हैं और कहा कि आप सलामत रहे, है ना, बादशाह सलामत रहे। ये वो लोग जाकर वहाँ पर उनका साथ देने, सपोर्ट करने के लिए पहुँचे। अच्छा, द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, अब ये जो बगावत ये ख़त्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ती रही, मेरठ से और फैली आगे। ठीक है, ये देखो पिटाई हो रही इन सब की अंग्रेज़ों की। Many landlords had lost their lands, बहुत सारे ज़मींदार थे जिन्होंने अपनी ज़मीन, जिनकी ज़मीन छीन ली गई थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश की पॉलिसी के कानून के मुताबिक बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मीन जब्त कर ली गई थी। एंड दे वर सोर, वो लोग बिल्कुल खटास थे उनसे, वो लोग उनसे नाराज़ थे, एंग्री थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, इन अंग्रेज़ों की, गोरों की जो है हुकूमत बहुत जल्द ख़त्म करनी चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, सिपाहियों से उन्होंने कहा। इस तरह जो जितने लोग बगावत पे थे सबसे उन्होंने कहा। तो जो बड़े बड़े नवाब थे और ज़मींदार थे, उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने हमारी भी ज़मीन जो है हड़प की है, अब उनको छोड़ना नहीं है, यहाँ पर रहने नहीं देना। अब आज़ादी की जंग हुई है। पहली जंग हुई 1857 में, फिर 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो जंग शुरू कब से हुई? 1857 से हुई है। देख लें यहाँ पर, फाइट फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई। मैनी फॉर्मर रूलर्स, पहले बहुत सारे जो रूलर थे, हाकिम थे, जैसे कि बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वेयर बीटर माने बिल्कुल वो भी एंग्री थी। बेगम हज़रत जो है वो लखनऊ की हुक्मरान थी, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। किससे? अंग्रेज़ों से। क्यों नाराज़ थी? उसकी वजह यह है कि द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, इन अंग्रेज़ों ने मेरा भी राजपाट छीन लिया है मुझसे। दे जॉइंड अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, ये सब मिल कर के शामिल हुए। अपसर्ज माने जो है वो मीनिंग आप लिख लें। अपसर्ज के माना एन इंक्रीज़ तलातुम, जो अपसर्ज माने होता है उस फसाद के अंदर जो बढ़ रहा था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया थे, बढ़ते हुए जंग में उन्होंने हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। यहाँ पे देख लें, पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्लाह ऑफ फैज़ाबाद, महान मशहूर लीडर जो है मौलवी अहमदुल्लाह फैज़ाबाद के, उन्होंने कहा लोगों से, राइज़ ब्रदर राइज़, भाइयों उठो और उठो भाइयों, अंग्रेज़ इज़ रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज़ हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो उठो और उसके ख़िलाफ़ हो जाओ। ठीक है। द पीपल रोज़ एवरीवेयर, तमाम हर जगह की तरफ, हर तरफ के लोग जो है खड़े हो गए। बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में, सब जगह के लोग इकट्ठा हुए, तैयार हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो पहली इस तरह जो है बहुत बड़ी जंग की एक शक्ल हुई। उसके बाद जो है, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर्स इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें जो है पेशवा नाना साहब को अपना जो है लीडर मानना चाहिए यहाँ पर, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो अज़ीमुल्लाह खान टोल टाटिया टोपी, अज़ीमुल्लाह खान ने टाटिया टोपे से कहा कि हम सबको जो है पेशवा नाना साहब को अपना जो है लीडर मानना चाहिए इस आज़ादी की जंग में। ठीक है। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, पैट्रियट्स मैंने जो देशभक्त थे, पाउंस मैंने कूद पड़े ब्रिटिश पर, एंड फाउट पीस्ड बैटल्स, और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, हिंदुस्तान के दक्षिण में, नॉर्थ इंडिया में। कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज वेस्ट, 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह, जो 80 साल इनकी उम्र थी, बिहार के थे, इनको जो है इनको गोली लग जाती है उनकी कलाई में, और वह कहते हैं मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मेरा आखिरी बलिदान है ये आपके। गंगा को इन्होंने जो है अपना वो हाथ काट कर फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि उसमें जहर फैल चुका था, बुलेट्स की जहर जो है उसको ख़राब कर देते, इसलिए उनको हाथ काटना पड़ा, और उन्होंने जो है अपने तलवार से अपने हाथ को काट करके गंगा में फेंक दिया, और ये कहा कि मदर गंगा जो है ये मेरा आखिरी ऑफरिंग है आपके लिए,
ठीक है, इस तरह जो है देखने में समझ में आ गया कि जो जंग की आज़ादी जो लड़ी गई, ये बहुत तकलीफ़ वाली और बहुत कुर्बानी के साथ हमें आज़ादी मिली। बहुत लोगों ने जानें दी हैं, बहुत लोगों की जो है भी बच्चे मारे गए, बहुत सारे जानी माली नुकसान हुआ। आज हम आज़ाद हैं उनकी कुर्बानियों पर, है ना। इसलिए जो हमें अपनी आज़ादी को याद रखना चाहिए। आज हम आज़ाद, हम कुछ भी चाहते कर सकते हैं, जो चाहते हमारे अपना एक्सप्रेस करना, जो खाना चाहते, जहाँ जाना चाहते, कोई रोक टोक नहीं है, किसी मज़हब को हम अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में उस वक्त बड़ी गुलामी के अंदर में हम पाबंदियों में थे, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हर तरफ रुकावटें थी। तो इस तरह जो है हमें जो आज़ादी मिली, इसको अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसको गनीमत समझना और अपने मुल्क को ऐसा बनाना है ताकि आइंदा इसको कोई ग़ुलाम ना बना पाए। ठीक है, सो ये रहा छोटा सा एक हिंट्स। आप ये कॉम्प्रिहेंशन चेक आप खुद कर लें। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नहीं बल्कि लेसन पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आप उसके रोशनी में आप इस आंसर को कंप्लीट करें। ना आए तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर आंसर आपको भेजूँगा। ठीक है, सी अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।